नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा माहेश्वरी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डीएसपी की हत्या और आरोपी विधायक रघुराज प्रताप सिंह को लेकर सियासत गर्म है। राज्यसभा में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। सवालों में अखिलेश सरकार है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि डीएसपी की मौत की कीमत महज कुछ लाख रुपए और सरकारी नौकरी है। मौत का सच क्या है? क्योंकि सीएमओ और एडीजी के अलग अलग बयान ने डीएसपी की मौत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज लाइन में आज हम डीएसपी की मौत की कीमत और मौत के सच पर करेंगे चर्चा। देखते रहिए न्यूज लाइन। तो यूपी के प्रतापगढ़ में डीएसपी की हत्या के बाद सियासत काफी गर्म है और इन सब के बीच यूपी सरकार ने शहीद डीएसपी की पत्नी और भाई को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया, जबकि 50 लाख के मुआवजे का ऐलान तो सरकार पहले ही कर चुकी है। डीएसपी की मौत की सच्चाई भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि एडीजी और सीएमओ के बयान ही मौत की सच्चाई पर सवाल खड़े करते हैं। मौत के बाद संवेदना, फिर राजनीतिक बयानबाजी, उसके बाद मुआवजों का मरहम और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भरोसा। क्या ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो किसी की मौत की कीमत तय करते हैं? बीते शनिवार उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक पुलिस अधिकारी की हत्या होती है और आरोपों के कटघरे में कुंडा क्षेत्र के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह होते हैं। मामला गंभीर होने के चलते राजा भैया को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन प्रदेश सरकार के खिलाफ काफी हो हल्ले के बाद गिरफ्तारी की मांग महज मांग ही रहती है। गरमाए सियासी माहौल को शांत करने के लिए मुआवजे का मरहम रगड़ा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि किसी की मौत की कीमत महज कुछ लाख रुपए और सरकारी नौकरी है। कुंडा डीएसपी जियाउल हक की हत्याकांड पर मचे बवाल के बीच अखिलेश सरकार ने कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए 50 लाख का मुआवजा दिया और फिर मृतक डीएसपी की पत्नी और भाई को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद को डीएसपी रैंक की नौकरी और भाई को एसआई की नौकरी दिए जाने का अखिलेश सरकार की ओर से ऐलान किया गया। सरकार के फरमान के बाद देवरिया के डीएम कागजी कार्रवाई में जुट गए हैं। क्या रघुराज प्रताप सिंह, जिनके ऊपर आरोप है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में अभी सिर्फ बहस हो रही है। क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एडीजी और सीएमओ के बयान से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ न कुछ पर्दे के पीछे जरूर है और मौत का सच भी कुछ और ही है। सीएमओ की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी को 3 गोलियां लगी थी, जबकि एडीजी ने कहा कि डीएसपी के शरीर पर 1 गोली के निशान थे। अब सीएमओ की रिपोर्ट को खारिज करें या फिर एडीजी को सवालों के घेरे में खड़ा किया जाए। मौत का सच कानूनी कार्रवाई में इधर उधर ही भटका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1। तो आखिर क्या है मौत का सच? ये सवाल सबके जहन में है और अभी तक इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिल पाया है, क्योंकि तमाम सारी चीजें जो सामने आई हैं और इस रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको समझाया कि कोई कह रहा है कि 3 गोलियां लगी है, तो कोई कह रहा है 1 गोली लगी है, कोई कह रहा है फ्रैक्चर हो रहा है और कोई कह रहा है कि कुछ हुआ है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। हकीकत है वो अभी तक सबके सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है गेस्ट का पैनल। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चलमन न्यूज में। साथ ही साथ हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं चलमन न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी। अग्निमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अग्निमा जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि बात हो रही है यूपी की सियासत की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो किस तरीके से एक डीएसपी की हत्या कर दी जाती है, लेकिन उस हत्या का क्या सच है वो सामने लाने के बजाय मुआवजे का मरहम लगाया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, नौकरी दी जा रही है। कैसे आएगा सच? क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से यूपी में हम पिछले जब से चुन के आए हैं अखिलेश, तब से आपने देखा होगा कि वहां की जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है
और जहां वहां का जो सपा कार्यकर्ता ही कहें या जो भी आम वहां का है, वो उसको लगता है कि वही नेता हो गया है। तो एक अराजकता का पूरा माहौल यूपी में पिछले कुछ महीनों से है। और अगर हम इस मसले की बात करें, खासकर ये डीएसपी की जिस तरीके से हत्या हुई है, इसका सच तो खैर जांच के बाद आएगा। जैसा कि आपने कहा कि सवाल है कि जांच फिर किस स्तर पे। अभी आपने देखा कि जो मुआवजा दिया गया है उसमें निश्चित तौर पे जो उनकी पत्नी जो एक खिलाफ मोर्चा ले रही थी कि एक मंत्री के खिलाफ उन्होंने कहा कि राजा भैया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे एक चीज को, इस पूरे मसले को दबाने की कोशिश की गई है। हालांकि सरकार कह रही है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और मुख्य बात यह है कि अखिलेश पे बहुत ज्यादा दबाव, क्योंकि ये घटना 2 तारीख के आसपास की है, इतने दिन बीत गए हैं, उसके बाद इस तरह की अब कार्रवाई हो रही है। पहले तो उनको लगा कि पैसे दे दें, उससे बात नहीं बनी। और इनके मंत्री जो है राजा भैया, उन पे काफी आरोप लगे, जो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। इसके कारण से जो पूरा दबाव है, जब वो निर्दलीय, हालांकि वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और बाद में जब मंत्री बनाए गए तब भी काफी कहा गया कि इनको क्यों बनाया गया। तो ऐसे में सुई जो कहना चाहिए कि निश्चित तौर पे इस मसले पर कौन है असल में सच में पीछे, कि राजा भैया है या वहां की जो जिस तरह की मॉब में आपस में झगड़ा हुआ वहां पे, और जो वहां का जो एक कार्यकर्ता, अपने को जो सपा का कार्यकर्ता कहना चाहिए, वो उसको ये लगता है कि वही राजा हो गया है और उसकी आपस की लड़ाई के वो नतीजा रहा, ये तो बाद में पता लगेगा। तो ऐसे में मोटे तौर पर अगर हम इस पूरे जो घटनाक्रम को हम यूपी की कानून व्यवस्था से देखें तो इससे पता लगेगा कि इस मामले को भी किस तरीके से, कहीं ना कहीं अग्निमा जी, हम यूपी सरकार की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहे कि क्या जांच नहीं कराएगी ये सरकार, या फिर जांच कराने का यहां मूड ही नहीं है सरकार का। हम नियत पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सवाल ये कर रहे हैं कि जो मेहरबानी सरकार दिखा रही है, चाहे वो 50 लाख रुपए की बात हो या फिर नौकरी की बात हो, यहां पर अगर मेहरबानी सरकार को दिखानी थी, वादा पूरा करना था, तो एक वादा और सरकार ने किया था कि सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी। उस वादे को अभी तक सरकार क्यों नहीं पूरा कर पाई है? राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे आप यहां कहीं ना कहीं अभी तक के घटनाक्रम को देखते हुए और कहीं ना कहीं यूपी सरकार के अभी तक के कदमों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि नीयत में जरूर खोट है, पैसे दिए जा रहे हैं, नौकरी दी जा रही है, लेकिन जब जांच की बात आती है तो सरकार कतरा जाती है? जहां तक वायदे की बात है, मैं समझता हूं कि इस सरकार ने सबसे बड़ा वायदा प्रदेश की जनता के साथ ये किया था कि वो प्रदेश को अपराध मुक्त शासन देगी। बिल्कुल। और अब तक का जो अनुभव है वो ये सिद्ध करता है कि प्रदेश के अंदर अपराध बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गए हैं जी। हालांकि जब पिछली बार भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अपराध का ग्राफ बहुत ऊंचा था, और देखा जाए तो उस समय मायावती जी की सरकार अपराधों को खत्म करने के वायदे पर ही आई थी। बिल्कुल। परंतु बड़ी हैरत की बात है कि वोट बैंक की राजनीति के दम पर इस बार उन्हीं मुलायम सिंह जी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, जो खुद अपराधियों से मिली जुली रहती है, और उसका परिणाम इस सरकार के आने के बाद से दिखाई देता है। मैं मेरठ से सांसद हूं, मेरठ की बात मैं पूरी अच्छी तरीके से जानता हूं। जहां कहीं अपराध होता है वहां कहीं ना कहीं से राजनीतिक हस्तक्षेप के द्वारा अपराधियों को बचाने की कोशिश होती है, और इसलिए दिनों दिन अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। कभी भी किसी का कत्ल हो जाता है, कभी किसी को लूट लिया जाता है, किसी बात पर नियंत्रण नहीं है, और यही बात पूरे प्रदेश में दिखाई देती है। ये जो मसला भी हुआ है ये इतना चिंताजनक है कि एक पुलिस के अधिकारी की हत्या हो जाए और उसकी जांच के अंदर ईमानदारी न बरती जाए। अब दोनों अधिकारी सरकार के हैं, सीएमओ भी सरकार के हैं, और जो कानून व्यवस्था देखने वाले आईजी हैं वो भी सरकार के हैं। दोनों के बयानों में अंतर है। आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर सत्य को कहा जा सकता है, लेकिन जब दो चीजें अलग अलग कही जाती है तो उससे निश्चित रूप से एक संदेह पैदा होता है कि वास्तव में सरकार क्या जांच के प्रति उतनी ईमानदार है, उतनी गंभीर है जितना उसको होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। कुछ मुआवजा दे दिया, वो मुआवजा दे दिया, 10 लाख का दिया, 25 का दिया, 50 का दिया, वो कभी किसी एक आदमी की जिंदगी की कीमत नहीं हो सकती। असल बात यह है कि इस प्रकार की घटना क्यों हुई और आगे ऐसी घटना न हो इसके क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। मेरा ये कहना है, मैं बहुत सीधे सीधे आरोप लगाना चाहता हूं कि जिस ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है उसमें इस प्रकार की घटनाएं अवश्यंभावी थी। ऐसी घटनाएं बराबर होती रही हैं। अब ये क्योंकि पुलिस अधिकारी के साथ घटना हुई है इसलिए इसका
ये तरफ लाइमलाइट में, बिल्कुल जाहिर सी बात है राजेंद्र जी, जिस तरीके से आपने पुलिस अधिकारी की बात की, अब तो जनता के दिलों में और जनता के जहन में बस एक ही सवाल है कि जब पुलिस वालों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर उनका क्या हाल होगा, क्या कहेंगे अग्निमचिया? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी सांसद जी कह रहे थे कि ये यूपी में है, और मैंने भी पहले कहा कि जिस तरीके से जो सपा का जो कार्यकर्ता कह लें, वो अपने को बिल्कुल उसको लगता है कि कोई नियम कायदे नहीं, वो पुलिस को भी नहीं मानता है, कुछ भी नहीं मानता है। तभी वो जो 5 साल जो त्रस्त हो गई थी यूपी की जनता गुंडा राज से, वो इसी कारण से हुई थी कि आप चलती सड़क पे अगर आप जरा सी समाजवादी पार्टी की गाड़ी से टकरा जाए या उस नेता से अगर आप किसी या कार्यकर्ता से जरा सी बहस भी हो जाए तो वो आपको बिल्कुल पीट दे, मार दे, कुछ पता भी नहीं लगे आपको। तो ये हाल था। अब वो उसी सरकार को यूपी की जनता लेके आई दोबारा से, तो ये इसमें मानना चाहिए, मेरा ये थोड़ा अलग जाता है, लेकिन यूपी की जनता ही वापस लाई है समाजवादी पार्टी को दोबारा से, और वो भी इतने वोटों से जिता के। तो ऐसे में निश्चित तौर पे जब वो एकदम बहुमत पूरा उनको मिला हुआ है तो अराजकता जो आ गई है, और सपा कार्य कहीं ना कहीं अग्निमच जी, आपको ही लगता है कि इन तमाम चीजों को देखकर हमें ज्यादा कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ये सपा सरकार सत्ता में आई थी, जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, जिस तरीके से तमाम लोग स्टेज पर चढ़ गए थे, स्टेज टूट गया था, उसी दिन उसकी बानगी देखने को मिल गई थी कि भले ही यहां पर मुख्यमंत्री चाहे अखिलेश यादव की बात करें या फिर मुलायम सिंह यादव की बात करें, तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात करें, वादा ये जरूर किया जा रहा होगा कि हम गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बानगी तो उसी दिन दिख गई थी और आने वाले वक्त में वो लगातार ये चीजें जारी रही। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वादे भले किए गए, लेकिन नियत और नीति दोनों चीज साफ तौर पर दिख रही है। देखिए यूपी का सबसे ज्यादा अभी जो चुनाव में अखिलेश जी जीत के आए हैं, तो यूपी की जो कहें कि सरकार कौन चला रहा है यही क्लियर नहीं है। एक तरफ अखिलेश है, मुलायम सिंह है, रामगोपाल यादव हैं और आजम खां अलग चल रहे हैं। तो ऐसे में जो वहां पे सत्ता का जो केंद्र है वो अलग अलग है, और अखिलेश जो है वो अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे, क्योंकि जो पहले जो मंत्री बने हुए हैं वो सब इतने ज्यादा उनसे बड़े हैं उम्र में भी, और वरिष्ठता भी उतनी है कि वो कोई सुनता नहीं है उनकी। अखिलेश अगर चाह भी रहे होंगे कुछ नियंत्रण में करना, तो शायद वो बिल्कुल बौखला गए हैं, सारी चीजें उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं। तो ऐसे में जब ऊपर के स्तर पे ही कोई क्लियरिटी नहीं है, तो नीचे का जो कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस कह लें, और जो कुछ भी नियंत्रण में सरकार के नहीं लगती नहीं है। ये साफ तौर पे ये कहा गया था जब ये सरकार बनी थी, तो ये दावा किया जा रहा था कि कह सकते हैं सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन है, एक्सपीरियंसदार लोग हैं और नए चेहरे हैं, युवा हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जरूर उत्तर प्रदेश की बिसात बदल कर रख देगा, तस्वीर बदल कर रख देगा। लेकिन हकीकत जो है वो सबके सामने है। राजेंद्र जी के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगी। राजेंद्र जी, शुरुआत जो मैंने अपनी बात की कि कुल मिलाकर जब शपथ ग्रहण समारोह था तब वो उपद्रव देखने को मिला था, हंगामा देखने को मिला था, स्टेज टूट गया था, गुंडागर्दी की बानगी उसी वक्त देखने को मिली थी। अब इस सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं, कुछ महीने बाकी है, कुछ दिन बाकी हैं। क्या आपको लगता है जो शुरुआत थी वही आखिर इस साल के आखिर में भी देखने को मिल रहा है? कुछ नहीं बदला, वही सरकार, वही गुंडागर्दी और वही यूपी। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है और शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के समय वही प्रकट हुआ, और अब 6-7 महीने में या साल भर पूरा होने आ रहा है, तब इस सरकार का पूरा जो मुलम्मा था वो उतर गया है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो भले आदमी हैं, हमारे साथ वो संसद के अंदर रहे हैं, हमें बड़ी उम्मीद थी, हम सभी को उम्मीद थी कि शायद उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदलेगा। परंतु आपको एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, जो हमारी दूसरी सहयोगी कुछ कह रही थी कि इनके 2 चाचा जी हैं, एक शिवपाल जी हैं और आजम खां जी भी इनके चाचा ही हैं। तो शिवपाल यादव जी मेरठ में आए थे, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह रहा हूं। उन्होंने ये बात कही और उनकी बात को कोई हल्के से नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को हम एनकाउंटर नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब ये ठीक है, एनकाउंटर करना अच्छी बात नहीं होती है, परंतु यदि कोई अपराधी घर में घुस करके कोई किसी को मार रहा है, जान से मार रहा है, तब पुलिस क्या करेगी? बिल्कुल। यानी एक प्रकार का अभय दान अपराधियों को पूरे प्रदेश के अंदर देकर के गए। और एक मजेदार बात इन्होंने और की है कि पूरे प्रदेश के अंदर अपराधियों को उनके गृह जिले की जेल के अंदर शिफ्ट किया गया है। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी होता है, अंतिम समय में अपने गृह जिले में जाता है, कि इन्होंने नीति बनाई है। और हालत ये हो गई है कि जेल में बैठा हुआ अपराधी बड़े आराम से अपने नेटवर्क का संचालन करता है, वसूली करता है, अपहरण करवाता है, कत्ल करवाता है, और पूरे प्रदेश की हालत बहुत खराब है। तो इस सरकार का जो मूल स्वभाव है वो अपराधियों से साठगांठ का है। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, अपराध बहुत बड़ा है, वही हो रहा है। ये पार्टी अपने इतिहास से बच करके नहीं जा सकती।
इनसे इनकी दोस्ती रही अपराधियों से, आज कैसे बचेंगे? अखिलेश यादव कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन राजेंद्र जी, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के हौसले भी पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं? पहले जब ये सरकार आई थी तो इतने तबादले कर दिए गए थे कि समझ ही नहीं पा रहा था कोई अधिकारी कि कब उनका तबादला हो जाए, और अब जिस तरीके से एक डीएसपी की हत्या कर दी जाती है, क्या आपको नहीं लगता कि मनोबल पर असर पड़ रहा होगा पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों के, और यहां पर इस मनोबल को और मजबूत करने की यहां पर सरकार को जरूरत है? नहीं, बिल्कुल, ये बात ठीक करें आप। ये देखिए, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, केवल मैं बेशक भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, लेकिन ये सब आंकड़े बताते हैं कि जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, राम प्रकाश जी की सरकार थी, तो हमने प्रदेश के अंदर अपराध मुक्त वातावरण दिया था, क्योंकि हमारा पुलिस अधिकारियों के काम के अंदर हस्तक्षेप नहीं था। कहीं कोई अपराधी है, किसी भी दल का है, किसी भी वर्ग का है, कोई उसका धर्म हो, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते थे। आज स्थिति होगी, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, मैं मेरठ का मुझे सीधा अनुभव है, अपराधी अपराध करता है, राजनीतिक क्षेत्र से उसकी सिफारिश होती है, वो बचे जाता है, और अधिक हिम्मत के साथ और अधिक जोश के साथ वो अपराध करने के लिए मैदान में खड़ा हो जाता है। सफर आम आदमी है। ये इस सरकार का चरित्र है, और ये बहुत चिंता की बात है। निश्चित रूप से यदि प्रशासन के अंदर इतना अधिक सीधा हस्तक्षेप रहेगा और प्रशासन को ठीक से काम नहीं करने दिया जाएगा, तो उसका मॉरल भी डाउन होता है, और उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्षी पार्टी होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते इस चिंता को आपने समझा, लेकिन न जाने हमारी सरकार कहां सो रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री कहां सोए हुए हैं कि अभी तक वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि अगर वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया तो हाल और बुरा होगा। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज। तीन लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने,
जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नाड़ी योग मशीन, ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है, साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011 3051 9000। तो ब्रेक के बाद न्यूज लाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अंधेर नगरी चौपट राजा। जी हां, यूपी के हालातों पर इन दिनों ये मुहावरा एकदम सटीक बैठता है। मृतक डीएसपी के परिजनों को मुआवजे का मरहम लगाया जा रहा है, लेकिन क्या असल मायने में यूपी सरकार शहीद डीएसपी की पत्नी को इंसाफ दिलाने में कामयाब होगा? क्योंकि आरोपी भी एसपी सरकार का करीबी है। साल भर पहले जब अखिलेश ने आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाली थी, तो सबको उम्मीद थी कि कानून के लिहाज से बूढ़े हो चुके इस प्रदेश की नसों में एक बार फिर सच्चाई और न्याय की रवानी दौड़ेगी। लेकिन जरा इन उम्मीदों के टूटने की हद तो देखिए कि उम्र में अखिलेश से लगभग 10 साल छोटे एक होनहार पुलिस अधिकारी का सत्ता के साझेदार भेड़ियों की तरह शिकार करते हैं, और आप मुख्यमंत्री निवास में चैन की नींद सोते रहते हैं। एक मुस्लिम वजीर जो गुरूर और तकब्बुर में ढला हुआ इंसान है, और उसको ये समझती है समाजवादी पार्टी कि वो मुसलमानों का लीडर है। वो मुसलमानों का लीडर नहीं, वो अपनी पार्टी का लीडर हो सकता है, मुसलमान उसको अपना रहनुमा नहीं मानता। आज 9 विजारतें उस शख्स को देकर समाजवादी पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। वो शख्स अवाम को, खुसूसन मुसलमानों को नौकरियों से निकाल रहा है, उनको सस्पेंड कर रहा है। खुद जहां से वो जीता है, रामपुर से, वहां उसने जो खौफ दहशत फैला रखी है, और जिस तरह वहां जुल्म जातियां हो रही हैं। आज 4 दिन हो गए वहां लगातार डिमोलिशन होते हुए मकानात को तोड़ा जा रहा है। शहीद की बेवा के आंसुओं से पूरा उत्तर प्रदेश भीगा हुआ है, और इसके जवाब में अखिलेश इन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मुआवजे की डिबिया बराबर खोल रहे हैं। कल शहीद के घर 50 लाख का चेक लेकर आए थे, और आज उनके लिए डीएसपी रैंक की नौकरी देने का ऐलान कर गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, ये मुआवजा कम और घूस ज्यादा नजर आता है। शायद आपको अंदाजा नहीं कि शौहर, बेटा और भाई खोने की टीस ऐसे मुआवजों से कम नहीं होती। फिर भला आप किस बूते अपने पिता मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का इरादा रखते हैं? जब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चला पा रही और सपने देख रही है समाजवादी पार्टी सेंटर के कि हम सेंटर में अपनी सरकार बनाएंगे, और तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या लगता है उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। बहन जी के शब्द व्यंग में बुझे हुए और सियासी जरूर है, लेकिन उनका तंज एकदम सटीक है। कुंडा में राजा भैया की अवैध प्रताप को फैलाने की छूट तो आपने उसी दिन दे दी थी जब उन्हें आपने अपनी वजारत में जेल का वजीर बनाया था। दूध की चौकीदारी का जिम्मा बिल्ली के भरोसे छोड़कर भला घर का मालिक अपनी जवाबदेही से कैसे बच सकता है?
चाहे आपके रखवाले कानून की किताबों की किसी भी धाराओं का हवाला दे दे, आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। 120 के मुलजिमों ने बनाए गए हैं और आप जानते हैं पुलिस के अधिकारी यह सब हैं। 120 के मुलजिम के लिए सबूत ढूंढने पड़ते हैं, पुलिस को ले जाना पड़ता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मिलेंगे कार्रवाई। कानून की धाराओं का हवाला दे रहे रामगोपाल यादव को यूपी के क्राइम के ग्राफ को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। ऐसे तर्कों से ना तो वो अपने भतीजे की तरफ उठ रही उंगलियों का रुख बदल सकते हैं और ना ही इन सवालों की धार को कुंद कर सकते हैं, जिसे इस सूबे की जनता ने उन्हें अपना मातहत चुनने से पहले परे रख दिया था। न्यूज़ डेस्क, चैनल 1। तो यह हकीकत है यूपी की। रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाया कि किस तरीके से सवालों के घेरे में यूपी सरकार है और कोई जवाब देने वाला नहीं। फिलहाल हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, इस चर्चा में शामिल हो गए हैं राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब साहब। अदीब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चलवन न्यूज में। अदीब साहब, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं, आपके भी संज्ञान में होगा। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि अभी तक की सरकार की कार्रवाई से कितने संतुष्ट आप हैं और कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? बहुत अफसोसनाक, जितना भी इस पे गम किया जाए कम है जी। ये जो कहना कि हमने पैसे दे दिए और सब कर दिया, ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन काम है, ये तो उनको करना ही था जी। लेकिन एज ए सरकार मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो डीवाईएसपी जिसको दौड़ा दौड़ा के मारा गया, जिसकी लाश 2 घंटे तक पड़ी रही जी। और पुलिस अंदर दाखिल नहीं हुई, इस पे चीफ मिनिस्टर ने क्या एक्शन लिया? उसके अलावा ये उनका काम था कि वो पुलिस वाले जो उनके साथ तैनात थे उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। यहां पर किसी को लुभाने या सजाने की बात नहीं है जी। सवाल यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर की ये जिम्मेदारी बनती है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो ब्रेक कर रहा है जी, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया इन्होंने 48 घंटे में? बिल्कुल। सबसे बुनियादी बात यह है, मैं इससे बिल्कुल 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, जिंदगी वापस नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये भी आप इसलिए कर रहे हैं कि आपका वोट बैंक ना भाग जाए। बिल्कुल। लेकिन उनको किसने समझाया था? चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर होता तो सबसे पहले पूछता कि 2 घंटे तक पुलिस वहां क्यों नहीं गई जी। और उसका एक पुलिस का ऑफिसर वहां तड़पता रहा, मर गया जी। अब सवाल यह है कि 2 ऑफिसर 2 बयान देते हैं, असली सिर्फ उस बात है कि 3 गोलियों की तस्दीक सीपीएम ने चीफ इलेक्शन वो जो मेडिकल ऑफिसर है जी जी, उसने 3 गोलियों की शिनाख्त की है। अगर कोई डीजीपी ये कहता है 1 गोली मारी गई है तो ये 2 गोलियां कहां से आई? डीजीपी को सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए कि तुम जो हकायक हैं, जो फैक्ट है वो मेडिकल रिपोर्ट बता रही है, इसका मतलब तुम सच्चे नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल अदीब साहब, बहुत सारी चीजें, बहुत अहम बातें आपने कही हैं। हम आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे और भी हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक लेते हैं और जल्द हाजिर होते हैं। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण
हरियाणा 25 व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 से। आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। 25 व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स पढ़ता हाँ, उसी भी फरोग से मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। हो बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नाड़ी योग मशीन, ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है, साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011 3051 9000। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज लाइन में। बात हो रही है मौत की कीमत, मौत के सच की। जी हां, आखिर क्या है सच, कैसे आएगा सच सामने, ये तमाम सारे सवाल बने हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस समय सवालों के घेरे में अगर कोई है तो वो है यूपी सरकार। हमारे साथ राजेंद्र जी, मोहम्मद अदीब साहब और साथ ही साथ अग्निमा जी बनी हुई हैं। सीधे रुक करना चाहेंगे एक बार फिर से अदीब साहब का। अदीब साहब, कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल यहां सबके सामने है। इस घटना के बाद अब तुलना की जा रही है सपा सरकार और पिछली मायावती सरकार की, और यह सवाल किया जा रहा है कि अगर इस सरकार की बात करें, अखिलेश सरकार की, तो कुछ महीनों में इस सरकार को पूरे 1 साल होने वाले हैं। आखिर इस सरकार ने किया क्या है, और अभी तक की अगर इन 1 सालों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बढ़ा है अपराध का, इसके अलावा कोई उपलब्धि इस सरकार की खाते में जाती हुई दिख नहीं रही। थी एक नौजवान चीफ मिनिस्टर के बनने के बाद
ऐसा लगता था कि अब नौजवान लोग इस मुल्क की क़यादत करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनके कैडर ने के ऊपर इनकी कोई ग्रिप नहीं आ पाई जी। और जो उनका कैडर है उसमें इतने लोग बैठे हुए हैं सीनियर जी। मैंने तो एक बार मुलायम सिंह जी से कहा था कि मुलायम सिंह जी या तो अखिलेश को फुल पावर दे दीजिए, बिल्कुल, या खुद आप वापस जाइए और 6 महीने साल भर अखिलेश यादव को अपना डिप्टी बनाकर ट्रेन कीजिए और फिर उत्तर प्रदेश उसके हवाले कीजिए। जी। उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है। जी। ये मत समझिएगा कि मायावती आएंगी तो कुछ फर्क हो जाएगा। बुनियाद यह है कि मायावती के जमाने में जो ब्यूरोक्रेसी को भ्रष्ट किया गया, जी। जो पैसे का लेन देन चला, आज ब्यूरोक्रेट यूपी का इतना पेट भर चुका है वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। अब आगे क्या होगा ये भगवान जाने, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो बात अभी आपने की जी। कि वो मुआवजा देने गए और फलां ने ये कहा, ये तो एज ए ह्यूमन बीइंग उनको करना था जी। लेकिन कोई ने उनको ये नहीं समझाया कि एडमिनिस्ट्रेशन के मानी क्या है। जी। उस सीएमओ की रिपोर्ट के बाद जहां 3 गोली लगाई गई, जी। डीजीपी कहता है 1 गोली मारी गई, सबसे पहले डीजीपी को सस्पेंड करना चाहिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही है, इसलिए तुम झूठ बोलते हो, 2 गोलियां कहां से आई, तुम बाहर बैठे हो, इंक्वायरी के बाद वापस हो। यही तो विडंबना अदीब साहब, यही तो विडंबना है कि इसको पूरा करने के बजाय, इस पर ध्यान देने के बजाय नौकरी किस रैंक की दी जाए, इस पर उलझी हुई सरकार नजर आई। नौकरी दी जाए, यही प्राथमिकता सरकार की दिख रही है और शायद यही वजह है कि अब एक बार फिर से भले ही नौकरी सरकार ने दे दी है लेकिन वो खुद सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। एक बात और आपसे अर्ज कर दूं, देखिए उम्मीदें बहुत थी, मैं भी गया था उनके, जब उनको चीफ मिनिस्टर की ओथ ली थी जी। जब झटका लगा मुझको, जब मैंने सुना कि राजा भैया मंत्री जी, और सितम जब हुआ जब ये पता लगा जेल के मंत्री बने, बिल्कुल बिल्कुल, उसी दिन लाइन ड्रा हो गई कि कैसे सरकार चलेगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। राजेंद्र जी भी हमारे साथ है, कैसे सरकार चलेगी उसी दिन साफ हो गया था। अदीब साहब का कहना है, राजेंद्र जी आपको ही लगता कि कहीं ना कहीं जो बात अभी अदीब साहब ने कही कि पहले मुख्यमंत्री अगर बनना चाहिए था मुलायम सिंह यादव बनते, सीखते अखिलेश यादव और उसके बाद सत्ता की बागडोर दी जाती, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को सत्ता की बागडोर देके और जो घालमेल यहां पर हो गया है, तमाम मंत्री हैं, तमाम कह सकते हैं जो भीड़ है, उसकी वजह से पूरी उलझी हुई ये सरकार नजर आ रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी वक्त है मुलायम सिंह यादव के पास कि वो सोचे कि कैसे चलानी है सरकार को? जी राजेंद्र जी। तो लगता है मुलायम सिंह जी की सरकार और इससे पहले की बहन मायावती जी की सरकार, इन दोनों में एक बड़ा भारी साम्य है जी। आपके ध्यान में होगा जब मायावती जी की सरकार थी तो एक खास वर्ग के लोग पुलिस के बलों के अंदर मुख्य स्थानों पर पहुंच गए थे जी। और अब मुलायम जी की सरकार आई है तो एक अन्य दूसरे वर्ग के लोग मुख्य स्थानों पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल। मुझे बात समझ में नहीं आती कि पुलिस बल का यदि आप जातीय आधार के ऊपर उसको पोलराइज करोगे तो कैसे न्याय की व्यवस्था आप स्थापित कर पाएंगे? बिल्कुल। मेरिट के ऊपर फैसले होने चाहिए। प्रत्येक वर्ग के अंदर अच्छे ऑफिसर विद्यमान हैं, आप उनको उनकी कार्य क्षमता के आधार पर पोस्टिंग दीजिए, आप वर्ग के आधार पर पोस्टिंग दें, आप मलाईदार थानों के आधार पर अपने चेहतों को पोस्टिंग दें। मेरा अनुभव यह है कि छोटा अधिकारी यदि किसी विशेष वर्ग का है तो अपने सीनियर अधिकारी को सुनता नहीं है, वो डीआईजी की नहीं सुनता, एसएसपी की नहीं सुनता, उसके थाने में अपराध बढ़ते रहते हैं, लोग शिकायत करते हैं और वो पब्लिकली ये कहने की हिम्मत करता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे जो फलाने मंत्री जी हैं या मेरे फलाने कोई नेताजी हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं। जी जी। तो ये जो स्थिति है, आप जातीय आधार पर निर्णय करोगे, आप वर्ग के आधार पर निर्णय करोगे, आप मेरिट पर निर्णय करोगे नहीं, आप अपराधियों का संरक्षण करते हुए दिखाई दोगे तो क्या होगा? यही स्थिति मायावती जी के शासनकाल के अंदर थी और यही स्थिति अब मुलायम सिंह जी के शासन के अंदर है। दोनों एक सिक्के के
दो पहलू हैं। कुल मिलाकर के कानून की व्यवस्था तब भी खराब थी, आज भी बहुत खराब। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना अग्रवाल कहीं भाई यहाँ पर ने जो राजेंद्र बात जी कही, नहीं जी, मैं एक बात कहूं, अग्रवाल जी ने जो बेसिक बात की है, मेरिट के बजाय आप किसी खास वर्ग को प्रमोशन दें या पावर दें, ये जो किस्सा शुरू हुआ है ये बुनियाद है एडमिनिस्ट्रेशन की तबाही का। जी। लेकिन मुझे बड़ी दुख हुआ था जब इनकी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर प्रमोशन इन रिजर्वेशन में जी वो बिल पेश कर दिया था राज्यसभा में। जी। मैंने उस वक्त कहा था इनसे भी और कांग्रेस वालों से भी, ये क्या कर रहे हैं आप? जी। उस समय इन लोगों को जाने क्या हो गया था। आज अग्रवाल भाई की ये जुमला सुन के मुझे अच्छा लगा कि मेरिट की बात तो इन्होंने करी, बगैर मेरिट के कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता। इतनी सी बात कहना है और मैं समझता हूं आगे ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरिट में प्रमोशन नहीं होता, अपनी मेरिट जो है वो अपनी काबिलियत से होती है, किसी कास्ट उससे नहीं होती। बिल्कुल। राजेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी जी, ठीक मैंने है, आपके सामने सवाल रखा है। किसी अन्य वक्त का है, बहुत सारी किसी एक विषय के अंदर अनेक पहलू होते हैं। नहीं, मैं तो सहमत हूं आपकी बात से। मेरे बड़े हैं, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूं, तो कभी बैठ के बात करेंगे और उनकी बात में मतलब अर्थ है उसका, ऐसा उनकी बात उड़ाने लायक नहीं है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, लेकिन मैंने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय रहते हैं। कुल मिलाकर के आप शासन चलाते समय यदि मेरिट का ध्यान नहीं देंगे, योग्यता का ध्यान नहीं देंगे, तो आप स्वच्छ शासन जनता को नहीं दे सकते। बिल्कुल 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 सही कहा। चलिए, बहुत बिल्कुल। अग्निमा जी भी हमारे साथ है। अग्निमा जी, कुल मिलाकर जिस तरीके से अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, मायावती की बात करें, मुलायम सिंह की बात करें, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर मायावती के शासनकाल की बात करें, एक खौफ, एक डर दिखाई देता था पुलिस वालों में, लेकिन वो खौफ, वो डर सपा सरकार में नहीं दिखाई देता? हाँ, बिल्कुल ये सही है कि जो एक खौफ था वो जरूर मायावती की सरकार में दिखता था, और काफी उन्होंने जो गुंडे बदमाश टाइप थे उनको जेलों में भी बंद किया। लेकिन आपने खुद अभी अनुभव करते होंगे, नोएडा में आप देखिए बाहर निकल जाएं तो किस तरह की लूटपाट होती है, सब अराजकता फैली हुई है। लेकिन अब अगर हम इस खास मसले की हम बात करें तो अखिलेश सरकार ने जरूर मुआवजा दिया है और उनको नौकरी भी दे रहे हैं। तो अब पूरी लड़ाई अब ये देखना होगा कि जो परवीन है, जो उनकी पत्नी है, वो इस लड़ाई को कितना आगे ले जाती हैं, क्योंकि काफी कुछ लड़ाई इस मसले की या इस पूरे जो उनकी हत्या की गई उनके पति की, उसका पूरा सच आए, वो उनकी लड़ाई पर निर्भर करता है आगे। लेकिन अगर यही अग्निमा जी, अगर देखा जाए तो पहले 25-25 लाख रुपए देना, उसके बाद पत्नी को डीएसपी रैंक की नौकरी देना, क्या आपको लगता है कि इतना सब कुछ मिलने के बाद, इतनी मेहरबानी होने के बाद, यानी कि सरकार जो मेहरबानी कर रही है, क्या उसके बाद लगता है कोई परिवार या कोई पीड़ित परिवार या उसकी पत्नी आवाज अब उठाएगी, अब कुछ बोलेगी सरकार के खिलाफ? हाँ, यही तो सोचने की बात है कि ये दबाने की कोशिश करी गई है। वही मैं कह रही हूँ कि अगर उनकी पत्नी अगर इस चीज की लड़ाई को आगे ले जाती है तमाम पदों रखने के बावजूद भी, तो ये मीडिया, देखिए आप, मीडिया एक तरीके से इस तरह की चीजों को उभारता है। उसके साथ के साथ अगर ये पत्नी ही खुद इस मसले को अगर आगे ज्यादा उतने तेजी से उस पर क्या कहें कि दबाव आगे जारी नहीं रखती है, तो ये मसला आप सोचिए कि भूल जाइए आप इसको। क्योंकि 120B की जो बात कर रहे हैं जिसमें उनको केस है, उसमें उनके ऊपर षड्यंत्र का है कि उन्होंने षड्यंत्र राजा भैया ने, तो ऐसे में षड्यंत्र साबित करना, क्योंकि उसके लिए सबूत चाहिए कि षड्यंत्र रचा तो कैसे रचाओ, पूरी साजिश रची गई, कहां रची गई, किससे बात हुई, कैसे हुई, किसको उन्होंने आदेश दिया या किसको निर्देश के हिसाब से हुई, तो ये पूरी जो साजिश के सबूत देने होंगे। तो निश्चित तौर पे अगर यूपी की पुलिस चाहेगी कि उनके खिलाफ सबूत को पेश किया जाए कोर्ट में, तब ये केस मजबूत होगा, नहीं तो ये केस फिर बिल्कुल इस सवाल का जवाब अदीब साहब से जानेंगे। लेकिन फिलहाल राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल न्यूज से जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अदीब साहब, जो बड़ा सवाल यहाँ पर जिस तरीके से अग्निमा जी भी कह रही थी कि अब पत्नी पर सब कुछ निर्भर करता है, उस डीएसपी की पत्नी जिनके साथ, उनके पति के साथ सब कुछ हुआ, लेकिन अब क्या पत्नी इस पूरे मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी? क्या आपको लगता है कि इतनी मेहरबानी सरकार की तरफ से मिलने के बाद 50 लाख रुपए परिवार को, भाई को और पत्नी को नौकरी, वो भी डीएसपी रैंक की, क्या आपको लगता है कि अब परिवार वालों की तरफ से कोई आवाज उठाई जाएगी सरकार के खिलाफ? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सरकार पॉलिटिकली बहुत समझदार है जी। पॉलिटिकली उन्होंने ये अपने डिस्ट्रक्शन को बचा लिया
कि उस लेडी को जिसके साथ इस सितम हुआ है उसको 50 लाख रुपए दे दिए, डीवाईएसपी की नौकरी देंगे, ये सब उन्होंने कर लिया क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत मजबूत आदमी है। बिल्कुल। सवाल इस वक्त यहाँ का ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन पर वही सवाल है जो मैंने आपसे पहले उठाया कि एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल यह है कि वो पुलिस वाले जो छोड़ के चले गए और जिनकी ड्यूटी थी कि वो अपने ऑफिसर को बचाएं, वो पुलिस वाले जब भाग जाते हैं तो क्या ये सिर्फ उगाई के लिए रखे गए? उन पुलिस वालों को जेल में बंद करना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन का तकाजा ये था। एडमिनिस्ट्रेशन का तकाजा ये था कि जब सीएमओ की रिपोर्ट आ गई 3 गोलियां लगी तो डीजीपी कहता है 1 गोली चली, डीजीपी को निकाल के बर्खास्त करके और उस रिपोर्ट को मानना चाहिए। तीसरा सवाल ये उठना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन का कि उस ऑफिसर की लाश 2 घंटे तक पड़ी रही, पुलिस वाले वहां कैसे नहीं पहुंचे, और अगर नहीं पहुंचे तो या तो दबंग लोगों की वजह से नहीं गए या उसमें उनकी साजिश थी। ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ये सरकार कैसे करेगी, इसके ऊपर सवालिया निशान है। बिल्कुल, लेकिन अजीज साहब यहाँ सोचने की जरूरत है कि जो सच्चाई आप जानते हैं, जो सच्चाई हम जानते हैं, तमाम मीडिया कर्मी जानते हैं, मीडिया जानती है, इसी सच्चाई से सरकार भी वाकिफ होगी। लेकिन अगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसे किस तरीके से देखा जाए, क्या माना जाए? क्या सरकार करना नहीं चाहती या देखकर भी अनदेखा कर रही है? फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो साफ बात ये कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के मसले पर यह सरकार टोटली फेल है। यानी अगर 100 में कहा जाए तो ये 25 से ज्यादा मार्क्स नहीं है। 33 मिल जाते तो कम से कम ग्रेस हो जाता। इस इंसिडेंट के बाद मैं समझता हूं ग्रेस मिलने के बाद भी ये पास होने वाले नहीं है, अगर ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को उस अंदाज से चलाएंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लड़खड़ा चुकी है और साथ ही साथ इस घटना ने, इस हत्याकांड ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं है यूपी सरकार के पास, क्योंकि कोई मंत्री बोलने को तैयार नहीं और जो दलीलें दी जा रही हैं वो किसी के भी गले के नीचे नहीं उतर रही। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेसी सांसद जगदम्बिका पाल से चलवन न्यूज संवाददाता आशिफ इकबाल ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार बदलते जा रही है। एक वक्त ऐसा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार खुद से ही अपनी पीठ थपथपा रही थी कि उसने बहुत बेहतर कानून व्यवस्था कायम किया है, लेकिन आज कानून के रखवाले ही वहां सुरक्षित नहीं है, फिर भला आम आदमी की क्या। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल जी हैं। सीधे इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं बहुत गंभीर हैं और वो कानून व्यवस्था पे एक सवालिया निशान लगा रही हैं। और लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कुंडा की घटना ने जिसमें जियाउल हक डिप्टी एसपी की हत्या हुई है, उसने तो पूरे उत्तर प्रदेश का, देश का के सामने ये प्रश्न खड़ा किया है। और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं सरकार तो बदली है लेकिन तंत्र नहीं बदला है और प्रदेश के मुख्यमंत्री को जवाबदेह बनाना होगा, चाहे डीजी हो, चाहे पुलिस के जो जिलों के अफसर हैं, कप्तान हैं। अब ये घटना हुई है, अब इसकी भी कहानी उलझ रही है, लेकिन जो जियाउल हक की पत्नी है उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की थी, तो मुख्यमंत्री ने सीबीआई की जांच की है और उनके गांव भी गए हैं। और मान लिया उनकी पत्नी ने कहा था कि इसमें राजा भैया के ही उस पे हुआ है, तो उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम हुआ और उनको मंत्री पद से हटाया गया। लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा, आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं घटित न हो, इस बात को समाजवादी पार्टी को सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा निश्चित तौर से लोगों को लगेगा कि जब कानून के रखवाले खुद वो उनकी हिफाजत नहीं हो रही तो आम आदमी की हिफाजत या सुरक्षा कैसे हो सकती है। साहब जगपाल साहब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए वहां के पुलिस में भी एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, वहां के तमाम लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है। देखना यह दिलचस्प है कि क्या ये कवायद असली जामा पहन पाती है या फिर असली रंग दिखा पाती है। कैमरामैन यश शर्मा के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। तो ये था कांग्रेस का रुख। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि चाहे बात बीजेपी की करे, चाहे बात कांग्रेस की करे, चाहे बात बीएसपी की करे, सभी ने पूरी तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इसी की गूंज साफ तौर पर संसद में भी सुनाई थी। अग्निमा जी, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में क्या बीएसपी, जिसको खास तौर पर एक मुद्दा मिला है, क्या वो इतनी आसानी से इस मुद्दे को जाने देगी? क्योंकि आज की जो कार्रवाई थी वो तो सभी ने देखी, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको?
देखिए, जिस तरीके से सपा जीती थी इस बार, तो उस वक्त मुलायम सिंह का निश्चित तौर पे ये सपना बिल्कुल बहुत ज्यादा देखने लगे थे कि वो प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत उम्मीदवार हो सकते हैं, तीसरा मोर्चा या उसके लिए ठोस वहां से अगर वो सीटें ले आते हैं लोकसभा में 80 में से एक, तो उनको एक कोई मतलब वो एक बड़े उसमें दावेदार हो सकते हैं प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है इसमें बसपा इसको कंटिन्यू करना चाहेगी, क्योंकि जो जिस तरीके से अराजकता है उससे जनता भी त्रस्त है। तो निश्चित तौर पे जो एक कहना चाहिए राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो ये मुलायम सिंह के लिए काफी सेटबैक है। तो अब बीएसपी ने आपने देखा कि लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्यवाही नहीं चली, आज संसद नहीं चल पाई है मसले को, तो और जो बीजेपी है वो भी लोकसभा के इलेक्शन है तो उस हिसाब से देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो विपक्षी दल हैं वो उनको एक मौका मिला है अखिलेश सरकार का, क्योंकि बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ जीती है ये सरकार। और यूपी में जब तक कोई पार्टी अच्छी मजबूत स्थिति में नहीं आएगी लोकसभा इलेक्शन में, तो उसका सरकार बनाने को लेकर ये होता है। तो ये सपना हम कहें कि उनका बेटा ही जो कहना चाहिए अखिलेश या मुलायम सिंह अपनी कि क्या ऐसी मजबूरी है कि जो खुद कमान नहीं संभाल रहे हैं यूपी की, शायद वो संभालते तो शायद इतना ज्यादा अराजकता जो एक क्वेश्चन मार्क है वो नहीं लगता। लेकिन जो मूलतः जैसा कि हमारे सांसद पहले भी कह चुके हैं कि जो मूल चरित्र है समाजवादी पार्टी का वो गुंडागर्दी ही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे जो मायावती है उनकी पूरी कोशिश होगी कि इसको इस मसले को नहीं मतलब पूरे घेरा जाए। आपने देखा वहां विधानसभा का भी है, उसमें भी सफाई देनी पड़ी, राजा भैया से इस्तीफा भी इसीलिए लिया गया कि सरकार अभी डिफेंसिव। बिल्कुल इस पूरे मुद्दे को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है बीएसपी, लेकिन बड़ा सवाल अदीब साहब से सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। अदीब साहब, आपको भी याद होगा कि जब ये सरकार सत्ता में आई और जिस तरीके से पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, तब खुद मुलायम सिंह यादव ने अपने ही बेटे यानी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अल्टीमेटम दिया था कि अगर अभी भी सब कुछ सही तरीके से नहीं चला तो फिर देखा जाएगा। कुल मिलाकर अब इतना कुछ हो जाने के बाद और 1 साल पूरे होने वाले हैं सरकार को बाद, क्या लगता है आपको, क्या अभी भी सरकार मुलायम सिंह यादव को कोई कड़े कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि 4 साल 5 साल बाद कुल मिलाकर कहना जवाब तो जनता को ही देना होगा और 1 साल बाद 2014 में लोकसभा चुनाव है, क्या जवाब लेकर जाएगी जनता के बीच ये सरकार? ये बहुत कठिन सवाल है इस पार्टी के लिए। उसकी वजह यह है कि अगर मुलायम सिंह जी या उनके साथी समझते हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो पहला अपना घर ठीक करना पड़ेगा और पहले से ही ख्वाब देख के अपना घर नस ठीक करने के बाद मैं समझता हूं कि जितनी सीटें उनकी थी उसको मेंटेन करना ही मुश्किल पड़ जाएगा। तो बढ़ाने की बात तो जाने दीजिए। अफसोस तो यही है कि मायावती जी को बैठे बिठाए वोट मिलने जा रहा है और जो मायावती जी को बैठने में वोट जा रहा है वो इसलिए जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है नहीं कुछ, यहाँ कोई ऐसा सरकार एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं पा रही है। लोग कहने लगे कि भाई मायावती कर ले, हालांकि मायावती की सरकार में सिवाय पैसे के कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं। लेकिन एक बात मायावती की थी कि जो उसने बोल दिया वो आखिरी मामला था। आज इस सरकार में कोई कुछ बोले उसका मामला नहीं तय होता। तो मुश्किल ये है कि कांग्रेस पार्टी वो जाने किस हवा में है, वो जमीन पे लड़ने को तैयार नहीं है। वो चाहती है कि खुद ब खुद वोट हमको मिल जाए। तो सिचुएशन इज वेरी 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 बहुत खराब हालात है यूपी के। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि यूपी का 14 का इलेक्शन क्या होगा और हर पार्टी यानी बीजेपी भी गेन नहीं कर रही, कांग्रेस भी गेन नहीं कर रही, मुलायम सिंह भी गेन नहीं कर रहे। अब समझ नहीं आता कि यूपी की किस्मत में क्या लिखा हुआ। बिल्कुल, लेकिन अदीब साहब, जामा मस्जिद की शाही इमाम ने जो बात कही है, आज ही उनका बयान आया है कि अब अखिलेश से सत्ता लेकर मुलायम को अपने हाथ में सत्ता ले लेनी चाहिए, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए भाई, इमाम बुखारी साहब की बात पर मैं क्या कोई कमेंट करूं, वो बेहतर जानते हैं इसलिए कि उनके मुलायम सिंह से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। मुलायम सिंह ने उनको काफ़ी उनसे मिलना जुलना, अलग मिलना उनका काम है, वो उनको एडवाइस दे सकते हैं। मैं तो इस पोजीशन का आदमी नहीं हूं कि मुलायम सिंह जी को एडवाइस दूं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि या तो मुलायम सिंह जी ये पावर ने या अखिलेश को एब्सोल्यूट पावर दें विद अकाउंटेबिलिटी कि तुमको फुल पावर है और 3 महीने या 2 महीने के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो,
नहीं तो सब लोग मंत्री पद छोड़ो, मैं आ रहा हूं। बिल्कुल, यानी कि अजीज साहब का कहने का मतलब है कि ये सरकार पूरी तरह से उलझी हुई है। सीनियर और जूनियर का यानी कि नए चेहरों का जो कॉम्बिनेशन की बात की गई थी, ये काफी अच्छी तरीके से सरकार चलेगी, इसका फायदा मिलेगा जनता को, लेकिन अपने ही इस कॉम्बिनेशन में पूरी तरह से कंबाइन हो गई है ये सरकार, कंफ्यूज हो गई है बहुत सरकार। बहुत से सवालिया निशान हैं। यानी एक आदमी को एक मंत्रालय उससे लिया गया क्योंकि वो मेडिकल के घोटाले में उसका नाम आया था, फिर बगैर किसी रीजन के फिर मंत्री बना दिया गया। एक ऑफिसर जो जेल में 90 दिन रहा, एक IAS ऑफिसर जेल में 90 दिन रहता है और उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं फ्रेम होती, इसलिए टेक्निकल ग्राउंड पे उसको छोड़ दिया जाता है और वो आदमी वापस आता है, अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी बन जाता है स्टेट का। ये क्या सिग्नल जा रहे हैं? यानी इसका मतलब ये है कि आप मतलब जो दागदार लोग हैं उनके लिए स्पेस बहुत बाकी है वहां, और दुनिया में दस्तूर ये रहा कि जो एक बार दागदार हो गया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन IAS ऑफिसर हो, एग्जीक्यूटिव का आदमी हो या पॉलिटिशियन हो, हम लोग तो यही सोच के चलते थे कि एक बार अगर दाग लग जाएगा तो कभी सत्ता का मुंह देख नहीं पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो दाग अच्छी हो रहा है। यहाँ तो दागदारों की एक जमात है। जब लोग खुश हो जाए दे दें, जब खुद नाखुश हो जाए हटा दें, हम दागदार रहेंगे या न रहें। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत पूरे समाज के ऊपर ये फिक्र और सोच की बात बन गई है। ये उत्तर प्रदेश का मसला अकेला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की सियासत पे एक बदनुमा दाग है। हम सब लोग जो पार्लियामेंट में बैठते हैं हमको सुनना पड़ता है, इतने लोग दागदार हैं, इतने लोग बलात्कार हैं, इतने लोगों के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस हैं। ये समझ नहीं पाते हम कि हम अपनी बच्चों को, अपनी औलादों को कैसे बताएं कि हम पाक हैं, क्योंकि जिस घर में हम बैठते हैं उस पर जब उंगली लगती है तो ये लगता है कि जिन बुजुर्गों ने हमको ये आजादी दी थी उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल और हमने जो बचपन गुजारा था ये सोच के कि हम ऐसी जगह जाएंगे तो देश को चलाएंगे, आज मुंह छुपा के भाग रहे हैं। बिल्कुल सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है अदीब साहब आपने, ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, बहुत वक्त की बेहद कमी है। अग्निमा जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे जाना चाहेंगे। मैं तो उत्तर प्रदेश के लिए यही कहा जा सके, हेडलेस वहाँ पे गवर्नमेंट है और अगर कोई वहाँ पे सरकार नाम की वहाँ चीज नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि सीएम ही वहाँ पे, आप मानिए कि वो सीएम ही नहीं है। अखिलेश भले सीएम अपने नाम के आगे लिखे, कुर्सी है, बिल्कुल कुछ पावर नहीं है, और शायद उनमें इच्छा शक्ति उन्होंने कहीं दिखाने की कोशिश भी नहीं करी। ये अलग बात है कि उनको फ्री हैंड नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति कहीं नहीं दिखी। वो हर चीज में उनकी प्रतिक्रिया ही इतनी देर से आती है। अच्छा, इच्छा शक्ति दिखती है तो उसके लिए वो लड़ते भी दिखने चाहिए, लेकिन वो कहीं अपनों से भी लड़ते दिख नहीं रहे, अपने सरकार के भीतर भी वो कहीं सीधे तौर में अगर अग्निवा जी कहा जाए तो मजबूर हैं अखिलेश यादव भी। कुर्सी दे दी गई है लेकिन जब पावर नहीं दिया गया तो काम क्या करे, तो करे कैसे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अग्निमा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और अदीब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल न्यूज लाइन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स पढ़ता हाँ, उसी भी पढ़ो तो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। कई एकड़ की फर्द पे पहले ट्रैक्टर कर्जा मिलता था,
इतनी जमीन रहन रखने पर दिल किसान